नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार आप लोगों के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, अपना जो ये पाठ्यक्रम का मैराथन चल रहा है, तो इसके अंतर्गत अपन को जल्दी से जल्दी पूरा पाठ्यक्रम ख़त्म करना है। उसके बाद फिर हम पेडागोजी का पाठ्यक्रम यूट्यूब पर लेकर के आएंगे और पेडागोजी के पाठ्यक्रम के साथ साथ हम सारे विषय की क्लास रेगुलर करवाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, चैनल के साथ जुड़े रहें और समय समय पर जैसे ही वीडियो आता है वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्यक्तित्व मापन की विधियों का पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं। ये पार्ट 2 पेज नंबर 12 और 13 पर दिया गया है। बुकलेट के पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 12 एवं 13 पर व्यक्तित्व मापन की विधियों का पार्ट 2 दिया गया है। और इस पार्ट 2 के अंतर्गत देखिए, पार्ट 1 में हमने व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव मेथड को पढ़ लिया था, यानी प्रक्षेपी विधियों को पढ़ लिया था। और आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। देखो, कल डायग्राम मैंने बना दिया था ये, और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। आज इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं सीधा आपको डायरेक्टिव लेके चलता हूँ नॉन प्रोजेक्टिव मेथड की ओर। यानी व्यक्तित्व मापन की विधियों में अपन आज पढ़ेंगे नॉन प्रोजेक्टिव मेथड, यानी कहने का मतलब ये है अप्रक्षेपण विधियां, यानी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियों की चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों? अप्रक्षेपी विधियों की चर्चा करेंगे। अप्रक्षेपी, जिन्हें हम नॉन प्रोजेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, जिनको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं? नॉन प्रोजेक्टिव। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, यानी किसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी पहचान इन विधियों की यही है कि इन विधियों के माध्यम से जब हम किसी के व्यक्तित्व का मापन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हम किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल 2 लोग रहते हैं इन विधियों में, एक तो व्यक्तित्व का मापन करने वाला और एक जिसके व्यक्तित्व का मापन होता है वो व्यक्ति। यानी तो इन विधियों में 2 व्यक्ति शामिल रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें मैं बताता हूं कि जो अप्रक्षेपी विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं अप्रक्षेपी विधियां। एक होती हैं अपनी आत्मनिष्ठ विधियां, और इनको हम व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं। दूसरी होती हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, और तीसरी होती हैं मनोविश्लेषण विधियां। यानी आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, और तीसरी होती हैं साइको एनालिटिकल यानी एनालिटिकल मेथड। आत्मनिष्ठ या जिन्हें हम व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं, इन विधियों को अपन सब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, और वस्तुनिष्ठ को अपन ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। यानी वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, मनोविश्लेषण को अपन साइको एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है क्या? तो कहने का मतलब है अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधियों को। अब यानी अप्रक्षेपी विधियों में अपना नंबर आता है आज आत्मनिष्ठ विधियों का, तो अब हम आत्मनिष्ठ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद वस्तुनिष्ठ पे, लास्ट में मनोविश्लेषण। तो देखिए, आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी विधियां अप्रक्षेपी में? पहली विधियां कौन सी हैं भैया? आत्मनिष्ठ विधियां, या इनको हम व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव मेथड। देखिए, आत्मनिष्ठ विधियों में होता क्या है, यानी यहाँ पर मैंने आपको केवल एक ट्रिक्स बताई थी। व्यक्तित्व
एक तो मापन करने वाला होता है, वो होता है कर्ता, और एक जिसके व्यक्तित्व का मापन होता है वो होता है दाता। एक करने वाला, एक देने वाला। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देने वाला होगा दाता, वो चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, उसी की बात को प्रमुख माना जाता है। यानी कहने का मतलब है जिस व्यक्ति, देखो आत्मनिष्ठ, आत्म पर यानी स्वयं पर निष्ठा रखने वाली विधियां, स्वयं पर भरोसा, व्यक्तिनिष्ठ यानी जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के जिसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे आप में से कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, मैं किसी एक को बुलाऊं उसकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए, तो मैं जब किसी एक को आप में से बुलाता हूं आपकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए, तो आपने क्या किया, आपने केवल अपनी आत्मकथा हमें सुनाना प्रारंभ कर दी या आत्मकथा के बारे में आपने बताना प्रारंभ कर दिया। तो विद्यार्थियों, जो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी बताओगे उसी पर मैं भरोसा करूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो कुल मिलाकर के जो ये विधियां होती हैं, सब्जेक्टिव मेथड होती हैं, जिनमें जिसके व्यक्तित्व का मापन होता है उसी का मेन रोल होता है। ठीक है, क्या क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना? इसके बाद चलते हैं आगे कि अब देखते हैं इन विधियों में कौन कौन सी विधियां शामिल हैं। देखो, सबसे पहली विधि है इनमें आत्मनिष्ठ विधियों में सबसे पहली विधि है आत्मकथा विधि। कौन सी विधि है प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान देना, सबसे पहली प्रथम विधि है आत्मकथा विधि। इसे अंग्रेजी में हम ऑटोबायोग्राफी मेथड भी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी मेथड। आत्मकथा विधि क्या होती है? देखिए, आत्मकथा विधि को अपन अंतःदर्शन विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? अंतःदर्शन विधि, आत्मकथा या अंतःदर्शन विधि। तो विद्यार्थियों अब ध्यान देंगे, देखिए इस ऑटोबायोग्राफी मेथड का दर्शन किसने दिया था? दर्शन का मतलब जानते हैं आप लोग, मैंने कई बार बताया हुआ है। दर्शन का मतलब केवल इस विधि का नामकरण करने वाला, इस विधि का पूर्णतः प्रतिपादक नहीं होता है, केवल ऐसी विधि के बारे में बताने वाला। तो इस विधि का दर्शन है जॉन लॉक, यानी जॉन लॉक के द्वारा इस विधि का दर्शन दिया गया था। ठीक है क्या? और इस विधि का प्रतिपादन, यानी इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रतिपादन में दो लोगों के नाम आते हैं, एक है अपना विलियम वुंट और दूसरा है इनके शिष्य थे टिचनर। ठीक है क्या? विलियम वुंट और शिष्य टिचनर के द्वारा इस आत्मकथा विधि का प्रतिपादन किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि आत्मकथा विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो ध्यान रखना है विलियम वुंट व शिष्य टिचनर। आपसे ये पूछा जाता है आत्मकथा विधि या अंतःदर्शन विधि का दर्शन किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? तो दर्शन में नाम पूछा जाता है तो दर्शन जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। अब हम भूल जाते हैं तो याद कैसे करेंगे? अब आते हैं थोड़ा अपने क्षेत्रीय भाषा में। देखो, आत्मकथा छोड़ो, अम्मा से याद रखेंगे, यानी अम्मा यानी दादी को बोलते हैं अपने यहाँ। तो सीधी सी बात है, तो जो हमारी आत्मा यानी हमारी दादी माँ, आत्मा बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आत्मा घर पे क्या डालेगी? सबसे पहले लॉक डाल करके पैरों में क्या पहना अम्मा ने? बूट। हमारी अम्मा ने लॉक डाल के बूट पहन के क्या करवाई? टीचिंग करवाई। बस एक लाइन को याद रखना, पूरी स्टोरी से आपको पूरा पता रहेगा। अम्मा से हो गई आत्मकथा, लॉक से हो गया जॉन लॉक इसके दर्शन देने वाले, और बूट पहन के टीचिंग की तो विलियम वुंट एंड शिष्य टिचनर इसके मेन प्रतिपादक हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा होती क्या है? देखो, जन्म से लेकर के वर्तमान तक की समस्त घटनाओं का मौखिक या लिखित वर्णन करना ही क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। यानी जन्म से लेके वर्तमान तक की समस्त घटनाओं का मौखिक या लिखित वर्णन क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहलाता है। देखिए दोस्तों, आत्मकथा विधि के बाद सबसे महत्वपूर्ण विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दूसरी विधि है इन्हीं सब्जेक्टिव मेथड में जीवन इतिहास विधि। कौन सी विधि है?
जीवन इतिहास विधि या इसको हम व्यक्ति इतिहास विधि भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको अपन केस स्टडी मेथड बोलते हैं, यानी केस स्टडी मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। देखिए जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति इतिहास विधि, तो थोड़ा मैं इस विधि के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए यह विधि आज की विधि नहीं है। देखिए ईसा मसीह से का जो जन्म हुआ था उससे लगभग 400 वर्ष पहले, यानी 400 ईस्वी पूर्व 400 ईस्वी पूर्व एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था टाइडमैन, यानी टाइडमैन के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टाइडमैन के द्वारा, लगभग 400 ईस्वी पूर्व। देखिए टाइडमैन के द्वारा इस विधि का प्यारे विद्यार्थियों प्रतिपादन किया गया। ये विधि स्पेशली बनाई कौन से बच्चों के लिए है? यानी कहने का मतलब है यह विधि मुख्य रूप से असामान्य बालकों के लिए बनाई गई है। कैसे बालकों के लिए? असामान्य या असाधारण बालक बोलूँ मैं, क्योंकि साधारण बालकों के लिए यह विधि नहीं है। असामान्य में कौन कौन से आते हैं? समस्यात्मक बालक आते हैं, चोरी करने वाले बालक आते हैं, झूठ बोलने वाले बालक आते हैं, विद्यालय से भागने वाले बालक आते हैं। यानी असामान्य बालक या समस्यात्मक बालक या असाधारण बालकों के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि एक बालक है, देखो ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं कि एक बच्चे ने अपने बड़े भाई का खून कर दिया, तो अब ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं, तो वो बालक साधारण नहीं है, असाधारण बालक है, असामान्य बालक है, यानी अपराधी बालक है। यानी ये विधि अपराधी बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। तो अब क्या करेंगे, इस विधि में होता क्या है? एक छोटे भाई ने बड़े भाई का खून कर दिया, यानी मर्डर कर दिया, यानी छोटा भाई की उम्र ज़्यादा नहीं है, 8 से 10 साल के बीच में है। उसने क्या किया, घर पे जो पिस्तौल थी उस पिस्तौल से बड़े भाई की सोते समय हत्या कर दी। आखिरकार अब ऐसा क्यों हुआ? भाई एक भाई ने एक भाई को मार डाला, ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि पीछे आप भी जानते हो कि क्यों हुआ, क्योंकि क्यों शब्द में जवाब देता है, क्यों का जवाब मिलता है निदान से। किससे मिलता है? निदान से। तो अब क्या करेंगे भाई कि जो जैसे पुलिस है, जो भी है, जिसको भी ये केस सौंपा जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि इस प्रकार के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करते समय वो लोग इस बच्चे के पड़ोसियों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, उसके मित्रों से पूछताछ की जाएगी। पड़ोसी, रिश्तेदारों, मित्रों आदि से पूछताछ करने के बाद उस बालक के बारे में पता किया जाता है कि ये बालक वास्तव में करता क्या था। यानी उसकी रोजाना की बातें पूछी जाएंगी। जब बाद में पता चलता है कि यह बालक इस बालक ने ऐसा इसलिए किया, तो कहने का मतलब है यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यानी कहने का मतलब है जब कोई घटना घटित हो जाती है तो वहाँ उसका कारण पता करने के लिए केस स्टडी विधि को लाया जाता है। अब जैसे और देखा जाए कि केस स्टडी मेथड में एक तरीके से जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला भी जो मामला चल रहा है, तो उसमें भी एक तरीके से सीबीआई लगी हुई है, तो वहाँ केस स्टडी है। एक आध दो जो संदिग्ध लोग हैं जिन पर शक है उनसे पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। उसके आधार पर वहाँ आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है कि सुशांत सिंह राजपूत को आपने देखा था कब, कितने दिनों से अपसेट से रह रहे थे, यानी फ्लैट के और पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहाँ से क्या है, उस घटना का यानी निदान मालूम चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या की है या उनकी हत्या करवाई गई है। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब है उसका निदान, यानी इस प्रकार की घटनाओं में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, यानी जीवन इतिहास या व्यक्ति इतिहास विधि का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है।
जीवन इतिहास विधि के बाद अगली विधि की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आज इस विधि का पतन हो गया है, ये विधि विलुप्त हो गई है, हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है। यानी दैनिक डायरियाँ। दैनिक डायरियाँ ये कोई कहने का मतलब है आज के समय में दैनिक डायरियाँ कोई नहीं लिखता है, लेकिन प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे वो पर डे की दिनचर्या, यानी आज मैंने सुबह से लेकर के शाम तक ये काम किया, प्रतिदिन का लेखा जोखा वो अपनी डायरी में लिखते थे। रोज़ाना उनका यही काम था, दैनिक रोज़ाना डायरियों में नोट करना। ठीक है क्या? तो दैनिक डायरियों, अब उनके साथ जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है तो पुलिस या उनके घर वाले क्या करते थे कि जो उनकी डायरी लिखी हुई रहती थी तो उन डायरी को पढ़ करके वो आकलन कर लेते थे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का था, आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। तो दैनिक डायरियों के माध्यम से भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। देखो अब सीधी सी बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ व्यक्तित्व का मापन होता है जिसका उसकी अहम भूमिका रहती है। तो अहम भूमिका यानी दैनिक डायरियों में उसने सही लिखा या गलत लिखा उस बात को सत्य माना जाएगा, क्योंकि मेन रोल तो किसका है? दाता का है, कर्ता का नहीं। ये थी दैनिक डायरियाँ। इसके बाद अगली विधि है, अपनी दैनिक डायरियों के बाद चौथे नंबर पे है प्रश्नावली विधि। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नायर मेथड जिसको अपन बोलते हैं, प्रश्नावली विधि। देखिए प्रश्नावली विधि कहने का मतलब क्या होता है कि प्रश्नावली विधि में बालकों के सामने प्रश्न प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उन्हें उन प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। वो प्रश्न उनके दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं, उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं कि प्रश्नावली विधि का दर्शन की बात आती है। दर्शन आप लोग जानते हैं दर्शन क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ। प्रश्नावली विधि का दर्शन दिया था अरस्तु ने दिया था, महान दार्शनिक थे, इनको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। यानी प्रश्नावली विधि का दर्शन किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। आपसे यदि पूछा जाए कि भैया मनोविज्ञान में इस विधि को लागू करने वाला कौन था, मनोविज्ञान में इस विधि का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैनले हॉल। यानी मनोविज्ञान में इस विधि का प्रतिपादन करने वाले थे प्यारे मित्रों स्टैनले हॉल। यदि आपसे पूछा जाता है कि इस विधि का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, शिक्षा में इसको लागू किसने किया, तो इस विधि को लाने वाले थे कौन? वुडवर्थ। तो अपन को कुल मिलाकर के आपसे जितना पूछा जाता है अपन को उतना ही जवाब देना है। देखिए यदि प्रश्न में ना मनोविज्ञान लिखा है ना शिक्षा लिखा हुआ है, आपसे ये पूछा जाता है कि प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों? वुडवर्थ। देखिए जो प्रश्नावली होती है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है क्लोज एंडेड यानी बंद प्रश्नावली, दूसरी होती है खुली प्रश्नावली, तीसरी होती है चित्रित प्रश्नावली, चौथी होती है मिश्रित प्रश्नावली। तो देखो बंद प्रश्नावली में क्या होता है, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब बालक को हाँ या ना में देना होता है। खुली प्रश्नावली में बालक को जवाब विस्तार पूर्वक तरीके से देना होता है। चित्रित प्रश्नावली में बालक को जवाब चित्रों के माध्यम से देना होता है। किससे देना होता है? चित्रों के माध्यम से। और मिश्रित प्रश्नावली में बालक को जवाब उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्न इस मिश्रित प्रश्नावली में ऊपर के जो तीनों प्रकार हैं वो शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रश्नावली विधि। देखिए प्रश्नावली विधि के बाद इन विधियों में सबसे अंतिम विधि है जिसका नाम है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। बिल्कुल बड़े आसानी से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे, एक एक शब्द को मिस नहीं करना है, एक एक शब्द सुनना है, कोई भी शब्द हमसे छूट ना जाए। यानी अंतिम विधि है आत्मनिष्ठ विधियों में अंतिम विधि है जिसका नाम है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, देखिए साक्षात्कार विधि
जिसे अपन इंटरव्यू मेथड कहते हैं। इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार विधि। देखिए इंटरव्यू मेथड क्या कहता है। देखो इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इंटर और दूसरा शब्द है व्यू। इंटर का मतलब है अपना अंदर, व्यू का मतलब है अवलोकन। किसी व्यक्ति के अंदर का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। ये इसका जो कि शाब्दिक अर्थ है, यानी कहने का मतलब है इंटरव्यू। देखिए इस विधि का जन्मदाता देश कौन माना जाता है, अमेरिका। कहने का मतलब है इस विधि को जन्म देने वाला देश कौन है, अमेरिका। अमेरिका में सन 1989 में मर्टन नामक व्यक्ति ने, किसने, मर्टन, संशोधन कर लेना, मर्टन नामक व्यक्ति ने इस विधि का प्रतिपादन यानी सर्वाधिक कार्य किया था। साक्षात्कार विधि में मर्टन का नाम प्रमुख है, यानी ये इंटरव्यू मेथड के प्रतिपादक की बात आती है। अब ये विधि होती कितने प्रकार की है। देखिए साक्षात्कार विधि को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, दो आधार पर। एक आधार है अपना आयोजन और दूसरा है प्रदाता। यानी आयोजन के आधार पर, आयोजन के आधार पर, पहला है आयोजन के आधार पर और दूसरा आधार कौन सा है, प्रदाताओं के आधार पर। प्रदाताओं के आधार पर यानी साक्षात्कार विधि को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, कितने प्रकार हैं, दो आधारों पर विभाजित है, आयोजन के आधार पर और प्रदाताओं के आधार पर। देखो आयोजन के आधार पर यह विधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अनौपचारिक, या सॉरी मैं बोलूँ तो औपचारिक, दूसरा प्रकार है अनौपचारिक साक्षात्कार, तीसरा है मिश्रित साक्षात्कार। ध्यान देना, इस साक्षात्कार को अपन निर्देशित साक्षात्कार भी बोलते हैं, अनौपचारिक को अनिर्देशित साक्षात्कार भी बोलते हैं, मिश्रित को अपन समाहार साक्षात्कार भी बोलते हैं, जो कि बुकलेट में स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां से आप पढ़ लेना। प्रदाताओं के आधार पर साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी एक होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार और दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार। कहने का मतलब है तो कुल मिलाकर के साक्षात्कार के प्रकार आप लोगों के सामने हैं स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखो आयोजन के आधार पर सबसे पहला है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार किसे कहा जाता है, देखिए औपचारिक साक्षात्कार वह साक्षात्कार होता है जिसमें प्रश्न और टाइम ये बंदे को पहले ही बता दिए जाते हैं। यानी किसी का इंटरव्यू है तो उसको प्रश्नों की संख्या और समय अवधि ये दोनों बता दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने टाइम में पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न और समय दोनों चीज़ें पहले से निश्चित की जाती हैं। इसको निर्देशित या औपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। अनौपचारिक साक्षात्कार जिसमें ना तो क्वेश्चन बताए जाते हैं कि क्वेश्चन किस आधार के पूछे जाएंगे, ना ही टाइम बताया जाएगा, वो अपना होता है अनौपचारिक साक्षात्कार। मिश्रित में ये दोनों प्रकार के साक्षात्कार शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रदाताओं के आधार पर। देखिए प्रदाताओं के आधार पर साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं सामूहिक साक्षात्कार। तो कहने का मतलब है व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब ये है कि जैसे कोई नेताजी हैं अपने क्षेत्र के और किसी एक न्यूज़ चैनल वाले ने बुलाया, अकेला एंकर और नेताजी, केवल 2 लोग बैठे हुए हैं और नेताजी का इंटरव्यू चल रहा है, तो वो होता है अपना व्यक्तिगत साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार कैसा होता है, सामूहिक साक्षात्कार यानी एक ग्रुप में सबका इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें एक से अधिक विशेषज्ञ बैठे हुए होते हैं। जैसे चैनल पर डिबेट होता है, किस देश में जब कोई घटना घटित होती है तो उस पर डिबेट होता है, तो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता आकर के स्टूडियो में बैठ जाते हैं, तो वो अपना सामूहिक साक्षात्कार होता है। दोस्तों ये थी साक्षात्कार विधि। इसके बाद अब अपन अप्रक्षेपी विधियों की अगली विधियों पर यानी वस्तुनिष्ठ विधियों की ओर पलायन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
देखिए आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मेथड पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन में अप्रक्षेपी विधियों में दूसरी विधियां हैं जिनका नाम है वस्तुनिष्ठ विधियां जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, जिन्हें हम कौन सा मेथड बोलते हैं प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, ऑब्जेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियां प्यारे भाइयों, तो जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। यहाँ होता क्या है कि वस्तुनिष्ठ विधियों में एक वही बात आती है, एक व्यक्तित्व मापन कर्ता जिसको अपन प्रेक्षक बोलते हैं, और एक होता है व्यक्तित्व मापन दाता। तो यहाँ दाता कुछ भी बोले कुछ भी करे, यानी तो दाता की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ मुख्य भूमिका किसकी होती है? कर्ता की होती है, प्रेक्षक की भूमिका मुख्य होती है। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में यानी व्यक्तित्व मापन करने वाले व्यक्ति, अतः मैं कहना चाहूँ तो प्रेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी प्रेक्षक मैन होता है कौन सी विधियों में प्यारे विद्यार्थियों? वस्तुनिष्ठ विधियों में। अब हम वस्तुनिष्ठ विधियों में एक एक करके विधियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे इसमें निरीक्षण विधि, इसको हम बही दर्शन विधि भी कहते हैं। सबसे पहली विधि है निरीक्षण विधि, या फिर इसको हम बही दर्शन विधि भी कहते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि या बही दर्शन विधि। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस निरीक्षण विधि या बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? देखो मनोविज्ञान के प्रमुख व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जे.बी. वाटसन के द्वारा निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। यानी किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. वाटसन के द्वारा निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था, जे.बी. वाटसन के द्वारा। लेकिन आपसे कभी पूछा जाए कि निरीक्षण विधि पर सर्वाधिक कार्य किसने किया था, यानी सर्वाधिक कार्य निरीक्षण विधि पर सर्वाधिक कार्य किया था पी.वी. यंग। आपने मनोविज्ञान में पढ़ा भी होगा, डी.एड और बी.एड की कक्षाओं में आप पढ़ के भी आए हैं, यानी पी.वी. यंग। पी.वी. युंग नहीं है, ये पी.वी. यंग है। यंग के द्वारा निरीक्षण विधि पर सर्वाधिक कार्य किया गया, और पी.वी. यंग के द्वारा यह भी बताया गया कि निरीक्षण 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का निरीक्षण होता है प्यारे मित्रों? 7 प्रकार का निरीक्षण होता है। कौन कौन से 7 प्रकार बताए पी.वी. यंग ने, उनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। यानी व्यक्तिगत निरीक्षण, दूसरा बताया इन्होंने सामूहिक निरीक्षण, यानी व्यक्तिगत निरीक्षण, सामूहिक निरीक्षण। तीसरा बताया इन्होंने सहभागी निरीक्षण। चौथा बताया इन्होंने अर्ध सहभागी निरीक्षण। पांचवा बताया इन्होंने असहभागी निरीक्षण, और छठवां बताया इन्होंने औपचारिक निरीक्षण, और सातवां बताया इन्होंने अनौपचारिक निरीक्षण। यानी सातवां कौन सा बताया इन्होंने? अनौपचारिक निरीक्षण। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए जो व्यक्तिगत निरीक्षण होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण करना, सामूहिक में एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निरीक्षण करना, सहभागी में साथ साथ रह करके निरीक्षण करना, अर्ध सहभागी में कुछ समय के लिए साथ रह करके, कुछ समय के लिए बिना साथ रहे निरीक्षण करना, असहभागी में तुम्हारे यानी साथ रह करके नहीं, दूर से ही निरीक्षण करना, औपचारिक में समय व तिथि बता करके निरीक्षण करना, अनौपचारिक में समय व तिथि बता करके निरीक्षण नहीं करना। औचक निरीक्षण होता है वह अनौपचारिक निरीक्षण होता है। जैसे आप अखबार में पढ़ते हैं कि गुरुजी विद्यालय में सोते पाए गए और बच्चे खेलते पाए गए, एकदम से कलेक्टर साहब का औचक निरीक्षण हुआ।
तो वो जो औचक निरीक्षण होता है प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, वो अनौपचारिक निरीक्षण होता है जिसका समय एवं तिथि किसी को मालूम नहीं होती है। ठीक है क्या? ये था निरीक्षण विधि। मैं आशा करता हूँ आपको यह विधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगली विधि पर, वस्तुनिष्ठ विधियों में। निरीक्षण विधि के बाद अगली विधि है जिसका नाम है निरीक्षण विधि के बाद अगली विधि है तीसरे नंबर की, नंबर 2 पे है। अगली विधि है जिसका नाम है निर्धारण मापनी, या इसको हम क्रम निर्धारण मापनी भी बोलते हैं। क्रम निर्धारण मापनी, इसको अपन अंग्रेजी में रेक्टिंग स्केल भी बोलते हैं। रेक्टिंग स्केल। देखिए इस विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही रहता है कि इस विधि का प्रतिपादक कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिपादक की बात करते हैं तो इस विधि का प्रतिपादन किया था लिंकट एवं थर्स्टन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों के नाम इस विधि से जुड़े हुए हैं। लिंकट एवं थर्स्टन, लिंकट एवं थर्स्टन के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया था। देखिए कहने का मतलब है इस विधि में होता क्या है। जैसे मैं हूँ या आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे यानी देखेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप में से मैं किसी के बारे में एक लाइन लिख दूं, फिर क्लासरूम में सभी से पूछूं, तो कहने का मतलब है जब अधिकतर लोगों की सहमति आ जाती है तो वो व्यक्ति वास्तव में ऐसा होता है। यदि अधिकतर लोगों की सहमति नहीं आती तो वो व्यक्ति वास्तव में नहीं होता है ऐसा। तो कहने का मतलब एक चुनावी प्रक्रिया के आधार पर सभी की सहमति के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है सहमति देने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी व्यक्तित्व का मापन करने वाले वो सभी लोग हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरीके से? एक स्केल होती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया कि मोहन ईमानदार है। मोहन ईमानदार है, यानी क्लास में एक चोरी हो गई, चोरी होने के साथ साथ मोहन नाम के लड़के पर चोरी लगाई जा रही है, पर लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो लड़का ईमानदार है। पर फिर भी मैंने सारे क्लास के बच्चों से मैंने इसकी वोटिंग करवाई कि वास्तव में ये ईमानदार है या मेरी गलतफहमी है। तो ये सारणी किस प्रकार होती है? सबसे पहले होता है इसमें क्रमांक, ठीक है क्या? क्रमांक होता है। इसके बाद दूसरा कॉलम होता है पूर्ण सहमत का, तीसरा कॉलम होता है केवल सहमत का, चौथा कॉलम होता है इसमें असहमत का, असहमत का, पांचवा कॉलम होता है अपूर्ण असहमत का। यानी इस प्रकार से 5 कॉलम होते हैं इसमें। ये मापनी बनाई जाती है, तैयार की जाती है। इधर सीरियल नंबर रहता है। ये इस तरीके से स्केल होती है। क्रमांक 1, 2, 3, 4। मैंने स्टूडेंटों से पूछना प्रारंभ किया। पहले ने जवाब दिया कि सर मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मोहन ईमानदार है। ध्यान देना, तो मैंने यहाँ इसमें वोट डाल दिया। दूसरे से मैंने पूछा तो वो कहता है कि भाई साहब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मोहन ईमानदार है या नहीं है, मैं मोहन को जानता ही नहीं हूँ, तो असहमति पर वोट गया। तीसरे कैंडिडेट से बोला तो वो भी पूर्ण सहमत निकला, चौथा भी पूर्ण सहमत निकला। वो कहता है कि मोहन चोरी कर ही नहीं सकता है। जब इस प्रकार के और कैंडिडेट से मैंने पूछा
कि वास्तव में तो पूर्ण सहमत पर ज़्यादा वोट आते हैं, तो यहाँ से ये निश्चित हुआ कि वास्तव में मोहन एक ईमानदार लड़का है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का मापन इस विधि में किया जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह विधि भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। निर्धारण मापनी के बाद अब हम चर्चा करते हैं अगली विधि की, जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेथड यानी निष्पादन विधि। यानी निर्धारण मापनी के बाद अगली विधि है जिसका नाम है निष्पादन विधि। निष्पादन विधि, परफॉर्मेंस मेथड जिसको कहा जाता है, परफॉर्मेंस मेथड। देखिए निष्पादन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? हार्टसॉन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हार्टसॉन ने निष्पादन विधि को सबसे पहले मनोविज्ञान में लेकर के आए थे हार्टसॉन। इसमें होता क्या है, जैसे आप टीवी पे सीरियल देखते हो, इंडिया गॉट टैलेंट है, कई तरीके के प्रोग्राम आते हैं, बच्चा अपना ऑडियंस यानी बच्चा अपना परफॉर्मेंस दिखाता है और वहाँ पर 4-5 जजेस बैठे रहते हैं जो निर्णय लेते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। उसी आधार पर बच्चे को नंबर दिए जाते हैं। तो ये एक निष्पादन विधि का ही उदाहरण है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। निष्पादन विधि के बाद अगली विधि है परिसूची विधि, चेकलिस्ट जिसको अपन बोलते हैं परिसूची विधि। यानी कहने का मतलब है परिसूची में होता क्या है कि जो टीचर बनाते हैं ये परिसूचियाँ, जैसे जो बच्चे का उपस्थिति रजिस्टर है वो एक परिसूची में ही आता है कि वर्ष भर में कितने दिन बच्चा पढ़ने आया विद्यालय में, कितने दिन अब्सेंट रहा। ये भी एक परिसूची का उदाहरण है। बच्चे की जो एक तरीके की कहने का मतलब जो गतिविधि है, जो रिपोर्ट है, वो टीचर उस रिपोर्ट को तैयार करता है अपनी शिक्षक डायरी में। तो वहाँ भी परिसूची एक तरीके की बनाई जाती है। तो फिर टीचर उसके आधार पर मापन करता है कि भाई आपका बच्चा तो पढ़ने में ऐसा था, विद्यालय में इतने दिन पढ़ने आया और उसने विद्यालय में इतनी बार चोरी की घटनाएं की, इतनी बार विद्यालय से भागा। यानी बच्चे की समस्त घटनाओं को एक चेक लिस्ट में लिखा जाता है। इसे परिसूची मेथड कहते हैं। ये टीचर के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। परिसूची के बाद अगली जो विधि है इसमें लास्ट, उस विधि का नाम है प्यारे मित्रों समाजमिति विधि। देखिए समाजमिति विधि में होता क्या है। समाजमिति विधि को देने वाले थे जे.एल. मोरेनो के द्वारा समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया गया था। समाजमिति विधि में होता क्या है कि जैसे कि स्टूडेंटों का एक समूह है, बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें से किसी कार्य के लिए किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है और जिसे स्टूडेंट ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसको ही समाजमिति विधि के अंतर्गत लाया जाता है। यानी जिसे अधिक लोग चुनना पसंद करते हैं उसको अपन सुपर स्टार बोलते हैं। समाजमिति विधि के अंतर्गत कौन सा स्टार बोलते हैं? सुपर स्टार बोलते हैं। फिर उस सुपर स्टार के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये अपनी समाजमिति के विधि के बारे में चर्चा थी दोस्तों। अप्रक्षेपी विधियों में सबसे लास्ट में विधियां आती हैं मनोविश्लेषण विधियां। यानी कौन सी विधियां? मनोविश्लेषण विधियां। देखो स्वप्न विधियों के बारे में यदि अपन बात करें तो मनोविश्लेषण विधियों में एक विधि अपन पढ़ेंगे स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि, देखो स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो व्यक्ति रात में, यानी फ्राइड के द्वारा दी गई थी ये विधि, रात्रि काल में जब हम सपने देखते हैं तो उन सपनों का एक तरीके से वास्तविक जगत में, यानी जब वो व्यक्ति के द्वारा सपने सुनाए जाते हैं और उनका लोगों के द्वारा विश्लेषण किया जाता है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये थी अपनी स्वप्न विश्लेषण विधि। तो दोस्तों
आप लोगों को पता है कि व्यक्तित्व टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, मापन ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शायद अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सको तो हमारी वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक किया करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो तुम्हारा साथी जो टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहा है, उससे भी सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।